लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएंगी सभी सड़कें। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर दिया बड़ा तोहफा। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर मिलेगी 50% सब्सिडी। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किया शासन देश। नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर सदस्यों ने दिए सुझाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन सभागार में चिकित्सक प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय के प्रमुख आपको बताते चले कि यहां पर मौजूद रहे हैं। अधीक्षक ने 2023-24 के अनुमोदित बजट की समीक्षा बैठक भी की है। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया। सब सहमति से अनुमोदित कर पारित किया गया। महिला अस्पताल की तरह जिला अस्पताल को भी ध्वस्त नया बनाया जाएगा और पार्किंग और हरियाली की व्यवस्था के साथ में आकस्मिक चिकित्सक अधिकारियों के लिए आवास की योजना भी बनाई गई है। चिकित्सा प्रबंध समिति की बैठक होती है जो आपका जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल है, दोनों के चिकित्सीय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और इसमें इस वर्ष के लिए जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसका यहाँ पर तय होता है कि कितना बजट इनको, कितना आय है इनका, कितना व्यय है, यूजर चार्जेस से कितना मिला है और कितना शासन से ये अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो सारे बजट यहाँ पर प्रस्तावित थे, बजट पास किए गए हैं। खबर मंगलौर से है, जहां पर आमखेड़ी गांव में दो पक्षों में विवाद के बाद जिले के एसएसपी परमेंद्र सिंह ढुबाल भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आमखेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच धारदार हथियार और लाठी डंडे चले, जिसमें एक किसान की सर पर चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। साथ ही एसएसपी के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी गांव में मौजूद रहे। आमखेड़ी गांव में जो मंगलौर थाना क्षेत्र में आता है, इसमें आज दो पक्षों में एक जो पेड़ों की छटाई को लेके और डॉल की जो छटाई को लेके जो विवाद था वो आज बढ़ गया और इनमें आपस में ही इनके बीच में झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। इस मारपीट में एक कुल्हाड़ी से या एक कलकटी से एक व्यक्ति आज़ाद की इसमें मृत्यु हुई है मौके पे और एक अन्य लोग अभी जो घायल हैं वो भी यहाँ से रेफर किए गए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो दोनों पक्षों के बीच में इसमें डोईवाला के सौंग नदी में आपको बताते चलें कि यहां से होकर निकलने वाली सिंचाई नहर एक नाले के रूप में तब्दील हो गई। हालांकि कुछ दिन पहले ही नगर पालिका इस नहर की सफाई कर चुकी है, लेकिन फिर भी नहर में गंदगी फैली है, जिससे अब स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान होने लगे हैं। और ग्रामीणों का भी कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक गंदगी का कोई ठोस निस्तारण नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस गंदगी का ठोस निस्तारण जो है वो किया जाए, जिससे क्षेत्र में भविष्य में कोई बीमारी फैलने का खतरा ना रहे। खतरा बढ़ गया है एकदम ना, और लोगों को हम मना भी करते हैं कि इसमें कूड़ा ना डालो, लेकिन फिर भी लोग मतलब मानते नहीं है। उतना लड़ाई करने के लिए हम पास में रह रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो आसपास के दूर के लोग हैं सारा कूड़ा, क्योंकि नगर पालिका की गाड़ी तो आती है लेकिन इस गली के बीच में गाड़ी
और फिर भी लोग इतने जागरूक नहीं है कि अपना कूड़ा इकट्ठा करके गाड़ी में डाल सके। तो इसका कुछ मतलब समाधान होना ही चाहिए। जिस तरह से इस पे हुई नहीं है उसके अभी बाद तक नहीं ना। हुआ कुछ भी ना। क्या कहेंगे कि प्रशासन का कितना ढीला रवैया? देखिए प्रशासन मतलब कोशिश तो करता है कि हम कराएं, लेकिन इस एरिया पे ना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजीव नगर डोईवाला का जो एरिया है, इस पे मतलब प्रशासन की तरफ से ना बहुत ढिलाई है। यहाँ तो करीब करीब सभी में जागरूकता की कमी है। एक मनी सभी में, यहाँ के नहीं पूरे मोहल्ले का गंदी सीमा आता है। मैंने एक दफ़ा सचिन भाई को लिखा था, उन्होंने सफाई भी करवाई, पूरी ट्रॉली भर कर ले गई थी इनको जो इसमें पड़ी पनियाँ। उसके बाद फिर वही हाल हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला, उन्होंने कहा ताई जी मैं पूरी नहर की सफाई कराऊंगा। सचिन की इसमें कोई वो नहीं है, बेचारा कराता है। जब भी मैं बोलती हूँ, मैंने मैडम को भी इसका फ़ोटो खींच कर भेजा एक दिन। मैंने कहा मैडम इसमें या तो पानी छुड़वा दो या फिर इसका ये गंद जो है ये बंद करा दो किसी भी तरह। उसके बाद में फिर मैंने तहसीलदार को भी फ़ोन किया परसों चौथे। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ, काश्तकार आए थे वो पानी छोड़ देंगे। लेकिन इसमें पानी छोड़ रहा, इसमें बुदबा है, इसमें यहाँ रात को हमें बैठना उठना, यहाँ को निकलना, बिल्कुल घरों में बैठना सोना हमारा बहुत दुभर हो गया। मच्छर इतने हो गए इसमें, हम बिना मोर्टीन के पंखा चला के कूलर चला के भी नहीं बैठ सकते। श्रीमान जी, जो खैरी की जो सिंचाई की नहर है वो अकेले खैरी की नहीं, वो मारखम ग्रांट को पूरे को जोड़ती है। और ये बहुत पहले से एक सिंचाई की हमारे यहाँ प्रणाली बनी हुई है कि जो ये सोंग नदी से पानी बनता है वो सिंचाई की नहर में को होके केशवपुरी राजीव नगर के अंदर से जाके खेतों में लगता है। हमारे धान की फसल में, जिसको किसान की भाषा में दूध कहते हैं, दाना पड़ने से पहले जब दूध पड़ा हुआ है, अगर इसमें अब पानी ना लगा तो पूरा धान जो है वो खाली रह जाएगा, उसमें दाना नहीं पड़ पाएगा। बहुत भारी नुकसान किसान को पानी ना होने की वजह से हो रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम में तप्तकुंड के पास से नदी में एक व्यक्ति बह गया था, जिसकी खोजबीन अभी भी जारी है। मलेशिया निवासी सुरेश चंद्र को एसडीआरएफ और पुलिस ने करीब 200 मीटर बहने पर बचा लिया था, जिनका उपचार भी चल रहा, जबकि उनका पुत्र बलराज सेठी जो है वो नदी के तेज बहाव में लापता हो गया, जिसकी तलाश भी जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने बीते दिनों आई बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को हर साल में गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। सीएम धामी ने कहा कि जो काम पूरे किए जा चुके हैं उनका धरातलीय निरीक्षण किया जाए। बारिश या फिर अन्य कारणों से जो सड़कें अभी भी बाधित हैं उसको जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों पर सड़कों के स्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि जन सामान्य को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 16 सितंबर को विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की थी, जिसके बाद हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले राज्य के घरेलू श्रेणी के जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में बीते मंगलवार को ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने शासन के आदेश जारी कर दिए हैं और जारी आदेश के अनुसार ये योजना 1 सितंबर 2024 से लागू हो गई है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी शासन आदेश के अनुसार हिम आरक्षित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। हिम आरक्षित क्षेत्र का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। सालों से जर्जर बिल्डिंग में काम कर रहे हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों को जल्द नया कार्यालय मिलने वाला है। नए कार्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी हरिद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसको लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि करीब 9 करोड़ के बजट से हरिद्वार नगर निगम
कार्यालय के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा। 3 मंजिला बिल्डिंग में अधिकारियों और मेयर के कार्यालय जो हैं वो बनाए जाएंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनता की सुविधा के लिए सबसे नीचे वाले तल पर पब्लिक डीलिंग के काम जो है वो होंगे। अगले साल तक बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रकार से बहुत पुरानी बिल्डिंग यहाँ नगर निगम की थी और हमारे कर्मचारी अधिकारियों की दक्षता बढ़े। हर चीज़ में आप देखते हैं कि एक सोच बनती है कि हम एक अच्छे वातावरण में काम करें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पर 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने यहाँ प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई 3 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर पहले ब्लॉक यानी पहली मंजिल में जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात के बाद देख सकते हैं आप उनका। नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक विधानसभा में संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। प्रवर समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा कर अपने अपने सुझाव दिए। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। 4 अक्टूबर को अगली बैठक की तिथि जो है वो तय की गई है, जिसमें दोनों बैठकों में तय किए गए बिंदुओं पर चर्चा होगी। 18 सितंबर को पहली बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए थे, तो वहीं समिति को रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 8 अक्टूबर से पहले समिति को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की थी उनको उन्होंने उसके बारे में बताया। जितने भी साथी हैं सब विद्वान साथी हैं। देहरादून विधानसभा भवन में महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक हुई है। इस दौरान रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ वात्सल्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता से अब तक कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी, जिसे देखते हुए 5,376 बच्चों को जुलाई अगस्त महीने की आर्थिक सहायता के रूप में कुल 3,41,58,000 रुपए उनके खाते में डाले गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय अधिकारियों को महिला कोष को लेकर अगली कैबिनेट बैठक और नियमावली बनाने पर लक्ष्य दिया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिकी के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वह उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की है। मौके पर मीडिया से बात करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अपने लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाएगी। आगामी
नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहेगा। कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ हो जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर भट्ट ने कहा कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी एक बार फिर से केदारनाथ विधानसभा में जीत का परचम लहराएगी। और आज हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर सदस्यता का हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें और गति मिले, इसलिए जो प्रथम चरण 25 तारीख तक दीनदयाल जी की जयंती तक का हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम अपने लक्ष्य को 50% ऊपर सदस्यता की ओर बढ़ा देंगे। सर, निकाय चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव सदस्यता के बाद हमारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके लिए हमने कमेटियाँ बना दी हैं, उन कमेटियों की विधिवत रूप से घोषणा कर देंगे और अभी श्राद्ध पक्ष के तुरंत नवरात्रों में हम घोषणाएं उसकी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि हमारा नगर निकाय के चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्थानों पर विजय, लगभग 90% नगर निगम नगर पालिका हमारे पास थी। इस बार 100% में भाजपा जीते, इसके लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून स्थित कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम पूरा होने की बात कही थी, लेकिन जिस शहर की 60% ट्रैफिक लाइट चलती ही नहीं हो, जिसमें देहरादून के रेलवे स्टेशन और ISBT में यात्रियों और सैलानियों को उतरते ही सड़क पर गड्ढे और गंदगी पसरी मिलती है, क्या वो स्मार्ट कहलाने योग्य हैं? तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सड़कों को लेकर भी कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। देखिए, मैं देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी के दर्शन करवा रहा हूँ। एक मैंने अभियान चलाया है, गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे। ये मेरा अभियान है जो मैंने शुरू किया है। मैंने रायपुर विधानसभा की सहस्त्रधारा रोड से शुरू किया था। कल मैं राजपुर और धर्मपुर विधानसभा के बीच में जो सारंगपुर रोड है, उसमें रेलवे स्टेशन, जहां सबसे पहले यात्री पूरे देश के किसी कोने से अगर रेल के माध्यम से यात्री आता है तो देहरादून में जब वो प्लेटफॉर्म में उतरता है और उतरते ही सड़क पर उतरता है तो उसको किस प्रकार से उसका स्वागत होता है। देखिए, सड़कों के गड्ढे भरने का काम लगातार निरंतर जारी है। अभी बरसात के कारण कुछ समय के लिए रोका गया था और मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि बरसात के सीजन को खत्म होते ही सभी सड़कों को एकदम चाक चौबंद किया जाए, बढ़िया किया जाए और गड्ढा मुक्त सड़कें बनानी चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने गड्ढा मुक्त ऐप भी बनाया था, जिसके तहत जहाँ पे भी गड्ढे वगैरह की शिकायत आ रही थी उसका निस्तारण किया जा रहा था। तो लगातार सरकार संजीदा है और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, उसका जल्द ही पालन देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के मरचुला पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बद्रीनाथ मंगलौर के उपचुनाव में जीत दर्ज की है और कांग्रेस की जीत से बीजेपी में खलबली मची हुई है। इस प्रकार नगरपालिका के चुनाव लगातार आगे भी बढ़ाए जा रहे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। नगरपालिका के साथ उपचुनाव का महत्व है। नतीजा आया मंगलौर में और उसके साथ ही जिस तरह से चमोली में हम लोगों ने बद्रीनाथ जी का चुनाव था, कांग्रेस सब जगह आ गई। अब जो है भाजपा में खलबली मची हुई है। यही कारण है कि नगर पालिकाओं के चुनाव लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये है कि शायद कोई हवा ऐसी आ जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री अपने पद पर रह पाएंगे, मुझे संदेह है। क्योंकि जिस तरह से अब उनका डिबाकल शुरू हो गया है और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो अब आगे मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे आंदोलनकारी की बैठक है, इसमें ज़्यादा भाजपा कांग्रेस के आसपास दोनों बात कर लेते हैं। मेरे को एक
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कांग्रेस विधायकों के प्रवर समिति की बैठक में शामिल न होने को लेकर बयान में विपक्ष पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे, जबकि कांग्रेस मंचों पर सरकार को निकाय चुनाव न करने के झूठे आरोप लगा रही है, जिसको लेकर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवार ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार देरी कर रही है। अब वो प्रवर समिति में कांग्रेस विधायकों को निशाने पर लेकर निकाय चुनावों को दारोमदार कांग्रेस के ऊपर रखना चाहती है, जबकि निगम का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। अभी तक सरकार ने निकाय चुनाव कराने में पूरी तरह से नाकाम है। महेंद्र भट्ट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, भट्ट जी की तरफ से, भाजपा बहाने पे बहाने 2023 दिसंबर में कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, निगमों का निकाय चुनाव हो जाने चाहिए थे 6 महीने के अंदर। माननीय हाईकोर्ट की तरफ से इनको सख्त टिप्पणियां इन पे होती हैं सरकार पे कि आप लोग वाकई चुनाव करवाएं और छोटी सरकारों का गठन करवाएं। छोटी सरकारें वाकई इनका जो महत्व होता है, लोकल जो इश्यूज होते हैं, रोड का हो, बिजली के पानी का हो, सिविल्स का हो, वो छोटी छोटी जो समस्याएं लिए हुए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जनता नहीं जा सकती है, ये तो एमएलए के पास नहीं जा सकती है, उसमें पार्षद चाहिए, उसमें नगर पालिका के अध्यक्ष से वो शिकायतें करते हैं, निगम के अध्यक्ष से वो शिकायतें होती हैं। जहां एक और सभी पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर आपको बताते चले कि तैयारियों में लगी हैं, वहीं काशीपुर के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीआर धोनी ने चुनाव के टिप्स देने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश में नवनियुक्त उत्तराखंड के महासचिव भुवन चंद आर्य का बसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष धोनी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में जनता बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, इन्होंने जिस तरह से भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया है, जो हमारे मूल अधिकारों पर इन्होंने कुठाराघात किया है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग समझ चुके हैं। और इस उत्तराखंड में भी आप जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी सब लोग समझ चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में आपको इसका असर दिखेगा। धीरे धीरे हमारा अभी और कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों में आपको दिखाई देगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सम्मानित दोनों प्रभारीगण और प्रदेश अध्यक्ष जी और हम बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण एक संकल्प लेके निकले हैं कि आगामी निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाकर हर नगर निकायों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाएंगे। इसी क्रम में हम जन जन तक मिलकर हर व्यक्ति को, हर पदाधिकारी को, हर समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।